दोस्तों, जैसे ही देश की बात सामने आती है तो पूरे देश को एक साथ इकट्ठा कर देने वाला तिरंगा सबसे पहले भारत की तस्वीर लिए सामने आता है, जिसको बचाने के लिए न जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन कभी तिरंगे की शान नहीं जाने दी। लेकिन क्या आपको पता है, 22 जुलाई 1947 से पहले भारत के पास अपना झंडा नहीं था। यहाँ तक कि मौर्य साम्राज्य के समय जब भारत एक साथ था तब भी उनके पास अपना झंडा नहीं था। यहाँ तक कि मुगलों के साम्राज्य में भी उनके पास अपना झंडा नहीं था। तिरंगा आज़ादी के बाद कैसे राष्ट्र ध्वज बना, इसकी कहानी हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आज़ादी से पहले भारत में 562 प्लस रियासतें थीं और इन सभी रियासतों के पास अपने झंडे थे। गुलामी के दौर में ब्रिटिश भारत का झंडा यूनियन जैक से प्रभावित था, जिसका भारत की संस्कृति व इतिहास से संबंध नहीं था। ये ध्वज भारत का नहीं बल्कि भारत की गुलामी का प्रतीक था। हालांकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में कैसे आया, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। 20वीं शताब्दी में भारत के खिलाफ जैसे जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भी आजादी का आंदोलन जैसे जैसे मजबूत हुआ, वैसे वैसे लोगों को एक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत महसूस हुई जो पूरे देश को एकजुट रख सके। साल 1905 में जब अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया तो उस समय उसका जबरदस्त विरोध हुआ। क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो इस विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करेंगे और इसे कलकत्ता में फहराएंगे। इस रणनीति के दौरान साल 1906 में सचिन प्रसाद बोस और कुमार मित्र ने एक झंडा डिजाइन किया। झंडे को कोलकाता के ग्रीन बाग में फहराया गया। उस समय अंग्रेज और हिंदू मुसलमानों को अपनी मुंह डालो और आज करो की मित्र में अपनाना चाहते थे। इसीलिए झंडे को इस तरह डिजाइन किया गया कि हिंदू और मुसलमान को एकजुट किया जा सके और उनके संप्रदाय में सौहार्द रहे। इस झंडे में हरे रंग के कमल बने हुए थे और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। साथ ही नीचे लाल कलर में चंद्रमा और सूरज बना हुआ था। उसके एक साल बाद 1907 में स्वतंत्रता सेनानी बीकाजी गामा ने जर्मनी के एक बोलिन में इसी तरह के एक झंडे को फहराया था। इस झंडे में सबसे ऊपर हरे रंग की जगह केसरिया रंग को जगह दी गई और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके 10 साल बाद 1917 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनो बेसेंट ने भी एक झंडा डिजाइन किया। ये उस समय की बात है जब होम रूल अपनी चरम पर था। इस तहत अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों ने पूर्ण आज़ादी की मांग कर रहे थे, बल्कि वह चाहते थे कि अंग्रेज भारत के नागरिकों को वे उनकी व्यवस्था में शामिल करने का अधिकार दें। इसीलिए आंदोलन के दौरान जो झंडा डिजाइन किया हुआ उसमें यूनियन को भी रखा गया, लेकिन तब भी तिरंगे का कोई निशान नहीं था। हालांकि आज जो तिरंगा भारत की शान है उसे डिजाइन करने में पिगली बैकैया जी का बड़ा योगदान था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जन्म 2 अगस्त 1876 में आंध्र प्रदेश के कृष्णानगर जिले में हुआ था, जिसके लिए 1916 से लेकर 1921 तक पिगली बैकैया जी ने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर गहराई से विचार किया और 1921 में कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपना बनाया डिजाइन पेश किया। उस डिजाइन में मुख्य रूप में लाल और हरा रंग था, जिसे लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम संप्रदाय को प्रेरित करता था। बाकी समुदाय को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने उसमें डिजाइन में सफेद पट्टी डालने की बात कही। महात्मा गांधी ने ही झंडे के बीच में चरखे को शामिल करने की सलाह दी, क्योंकि वो चरखे को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति का प्रतीक मानते थे। उनका कहना था कि चरखा भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगा और इससे आजादी के आंदोलन भी मजबूत होगा। इसके बाद अगस्त 1931 को कांग्रेस ने अपने सालाना सम्मेलन में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। हालांकि तब इस ध्वज में लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग शामिल किया गया, क्योंकि केसरिया रंग हिम्मत, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। यानी अब इस ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थीं, बीच में चरखा था। जिसके बाद इसी तिरंगे के नाम बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई और 22 जुलाई 1947 को संविधान में तिरंगे को फाइनली आज़ाद भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इस ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। एक नीला चक्र था जिसे अशोक चक्र भी कहा जाता है। अब ये बात समझने वाली हो जाती है कि आखिर ये तिरंगे में धर्म चक्र को क्यों शामिल किया गया। इसकी भी एक वजह है। धर्म चक्र का इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किया था। ये धर्म चक्र सम्राट अशोक के भारत की विशाल सीमाओं का प्रतीक है। उस वक्त पूरा भारत एक शासन व्यवस्था के दौर में बंधा हुआ था और सम्राट अशोक के राज में पूरा पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश मौजूद था। हालांकि बहुत सारे लोग ये सवाल है कि आखिर तिरंगे के
बीच में चरखे को क्यों हटाया गया? इसके दो बड़े कारण है। पहला कारण ये था कि तिरंगे पर चरखा होने से पीछे से उल्टा दिखा था। दूसरा कारण ये था कि चरखा भारत के गांव के आत्मनिर्भरता को दर्शाता था, जबकि नेहरू देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को भी शामिल करना चाहते थे। इसीलिए उनका मानना था इस पर अशोक चक्र होना चाहिए। उस जमाने में एच.बी. कामत भी इस झंडे में संशोधन चाहते थे। उनका कहना था कि अशोक चक्र के अंदर स्वास्तिक चिन्ह होना चाहिए। हालांकि जब उन्होंने अशोक चक्र को तिरंगे पर अंकित देखा तो उन्हें लगा कि स्वास्तिक चिन्ह को इस जगह देना सही नहीं होगा। इसीलिए संशोधन को भी उन्होंने खुद से वापस ले लिया। लेकिन यहीं पर आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताएं, भारत को भले ही 15 अगस्त को आजादी मिल गई थी, लेकिन उस दिन चाचा नेहरू ने तिरंगा नहीं फहराया था, बल्कि उसके अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इस तिरंगे को दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर मेरठ से मंगवाया गया था, जिसके लिए 1947 में मेरठ खादी विभाग ये सूचना दी गई कि पहले स्वतंत्रता दिवस पर फहराया जाने वाला तिरंगा मेरठ में तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया तिरंगा दिल्ली से मेरठ भेजा गया। मेरठ में तिरंगा तैयार करवाने की एक खास वजह थी, और वो ये थी कि भारत पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था और इसकी शुरुआत ब्रिटिश आर्मी के सिपाहियों ने मेरठ में ही की थी। तो इस तरह ये 3 रंगों वाला हमारा तिरंगा भारत को रिप्रेजेंट करता आ रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये तिरंगे की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।